वाह मोदी जी वाह, क्या फेंका, क्या फेंका है रूबिका लियाकत के इंटरव्यू में। रूबिका लियाकत वाले इंटरव्यू में क्या फेंका, कैसे फेंका, कैसे कैसे फेंका है और क्या क्या फेंका है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। मैं अर्बन गोस्वामी, अर्बन नक्सल का छोटा भाई। तो मोदी जी ने रूबिका लियाकत के सामने कैसे कैसे फेंका, क्या क्या फेंका, और रूबिका लियाकत ने टोका क्यों नहीं, वो सब बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली फेंकम फाकी इसके बारे में, मोबाइल फोन के एक्सपोर्ट के बारे में कुछ भी। पार्ट नंबर 1, हम मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करते थे और जब वो सोचता है कि यार दुनिया में हम सेकंड नंबर पर हैं मोबाइल एक्सपोर्टर के रूप में, दूसरे नंबर पे हैं मोबाइल के एक्सपोर्ट में, दूसरे नंबर पे नहीं है लेकिन 7वें नंबर पे हैं। पहले नंबर पे चीन मित्रों, चीन जो दुनिया के आधे मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट करता है, और दूसरे नंबर पे है वियतनाम, और तीसरे नंबर पे हांगकांग, और चौथे नंबर पे यूएई, और 5वें नंबर पे चेक रिपब्लिक, और छठे नंबर पे अमेरिका। उसके बाद हम हैं 7वें नंबर पे। और एक और दिलचस्प आंकड़ा सुनिए परिवारजनों, ये वियतनाम जो आज दूसरे नंबर पे है मोबाइल एक्सपोर्ट में, 2010 तक ये और हम बराबरी पे थे। यानी 2010 में दुनिया में मोबाइल एक्सपोर्ट में वियतनाम का शेयर भी 1% था और भारत का शेयर भी 1% था। लेकिन 2010 से 2022 तक वियतनाम का मार्केट शेयर बढ़कर 12% हो गया, और हमारा कितना हुआ, 1% से बढ़ के 2.5%। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, और रूबिका जी वाह, रूबिका जी वाह। तो परिवारजनों, अब पेश है रूबिका के इंटरव्यू का कुछ भी पार्ट 2। कोरोना का कठिन काल, चूल्हा बुझने नहीं दिया था, बच्चों को भूखा सोने नहीं दिया था, चूल्हा बुझने नहीं दिया, भूखा सोने नहीं दिया। और सच्चाई क्या है, राइट टू फूड कैंपेन का ये सर्वे, इस सर्वे में बताया गया कि कोरोना के लॉकडाउन में 27% भारतीयों को अक्सर भूखे सोना पड़ता था, और 5 किलो फ्री राशन जो बांटा गया था उसमें भी 80 करोड़ लोगों में से 10 करोड़ लोगों को वो मिल ही नहीं पाता था। कहीं से 30 लोगों के मरने की खबर आती थी तो कहीं से 300 लोगों के मरने की, और इसमें भूख एक बड़ा कारण होता था। तो अब आपके सामने हाजिर है रूबिका के इंटरव्यू का कुछ भी पार्ट 3। मोदी आपका बच्चा है, आपने इसको बनाया है, आपने इसको पाल करके बड़ा बनाया है। मोदी आपका बच्चा है, 73 साल का आदमी आपका बच्चा है। ये तो कुछ भी अल्ट्रा प्रो मैक्स हो गया, कुछ भी का भी बाप हो गया। जिस देश में 70 साल से ऊपर के सिर्फ 10-11 करोड़ लोग हैं, उस देश में 73 साल का आदमी आपका बच्चा है। यानी हमारे 140 करोड़ लोगों में से 130 करोड़ लोग मोदी जी से छोटे हैं, और हमारे देश के आधे लोग तो 50 साल के भी नहीं हैं, उनका भी मोदी बच्चा है। कुछ भी रूबिका जी, कुछ भी। अब आप देखिए रूबिका के इंटरव्यू का कुछ भी पार्ट 4। मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था। मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैं हैरान हूँ जी, रूबिका जी ने मोदी जी को वीडियो क्यों नहीं दिखाया? ना हिंदू कहाँ है, ना मुसलमान कहाँ है, तो फिर क्या कहा है? मोदी जी ने क्या कहा है आप खुद ही देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? तो आपने देख लिया मोदी जी ने किसको क्या कहा था। अब आप देखिए रूबिका के इंटरव्यू का कुछ भी पार्ट 5। एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्यौहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था। सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ
खाना आ जाता था। बड़ौस में सारे मुस्लिम परिवार थे। ईद के दिन हमारे घर में खाना नहीं बनता था, पड़ोस के मुसलमानों के घर से खाना आ जाता था। और ये हैं मधु किश्वर, आप इन्हें जानते ही होंगे। मोदी जी के बारे में और मुसलमानों के बारे में मधु किश्वर जी के क्या विचार रहे हैं, तो इन्हीं मधु किश्वर जी का कहना है कि मैं 2013 में मोदी जी के वडनगर में गई थी, लेकिन मुझे मोदी जी के मोहल्ले में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं दिखाई दिया, एक भी बुर्के वाली औरत नहीं दिखाई दी। ये मधु किश्वर जी कह रही हैं। मधु किश्वर जी आगे कहती हैं कि उस समय वडनगर में मुस्लिमों की आबादी 7% थी, जो अब तक बढ़ जानी चाहिए थी, क्योंकि ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो अब तक तो और ज़्यादा लोग हो जाने चाहिए थे, लेकिन वहाँ तो कोई मुसलमान दिखाई नहीं दिया। और बीबीसी की एक रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि वडनगर में मोदी जी के मोहल्ले की सड़क को मोदी इलाका कहा जाता था, क्योंकि उस इलाके में रहने वाले लोग या तो ज़्यादातर एक ही परिवार के थे या एक ही जाति के थे। हमारे घर में ईद मनती थी, मुसलमानों के घर से खाना आता था। खाने के बाद आपके सामने पेश है रूह बिका के इंटरव्यू का कुछ भी पार्ट 6। मैं चाहता हूं कि विपक्ष मजबूत बने, मैं इसी के लिए मेहनत कर रहा हूं। मोदी जी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो और मोदी जी इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। 18-18 घंटा मेहनत कर रहे हैं। 18-18 घंटा मेहनत करके विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को एक के बाद एक जेल में डाल रहे हैं। विपक्ष के सांसदों की संसद सदस्यता समाप्त करवा रहे हैं और विपक्ष के नेताओं पर ईडी के छापे पे छापे पड़वा रहे हैं और पार्लियामेंट में एक के बाद एक बिल पास करते जाते हैं। विपक्ष की बिना सहमति के, विपक्ष की अनुपस्थिति में विपक्ष को पार्लियामेंट से बाहर भगा के सारे बिल पास करते जाते हैं, एक के बाद एक। और कभी विपक्ष के मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल को, विदेश नहीं जाने देते किसी प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, और कभी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नहीं जाने देते। लेकिन विपक्ष को बहुत मजबूत कर रहे हैं। मोदी जी चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, इसके लिए मोदी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आपका ये अर्बन गोस्वामी भी बहुत मेहनत कर रहा है और मेहनत करके आपको दिखा रहा है रूह बिका लियाकत के इंटरव्यू का कुछ भी पार्ट 7। सवाल मीडिया के उनको होने चाहिए कि क्या हुआ कि इतने साल के बाद भी आप परिवार से बाहर निकल क्यों नहीं पाते हो। परिवार से बाहर निकाल कर, ये बहुत बढ़िया कुछ भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले आए परिवार से निकालकर, मिलिंद देवड़ा को ले आए परिवार से निकालकर, अशोक चव्हाण को ले आए परिवार से निकालकर, अजीत पवार को ले आए परिवार से निकालकर, सुनील जाखड़ को ले आए परिवार से निकालकर, आरपीएन सिंह को ले आए परिवार से निकालकर, जितिन प्रसाद को ले आए परिवार से निकालकर, और परिवार से निकालकर राजनाथ सिंह के बेटे को ले आए, कल्याण सिंह के बेटे को ले आए, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को ले आए, प्रेम सिंह धूमल के बेटे को ले आए परिवार से निकालकर, जयंत चौधरी को ले आए परिवार से निकालकर, चौटालाओं को ले आए थे परिवार से निकालकर, और अभी अभी ताजा ब्रजभूषण सिंह के बेटे को ले आए परिवार से निकालकर। अब आपका अर्बन गोस्वामी भी निकाल कर ला रहा है रूह बिका लियाकत के इंटरव्यू का कुछ भी पार्ट 8। मैं गुजरात में पब्लिक मीटिंग करता था ना, हाँ। तो मैं पूछता था कि कोई काले झंडे वाला आया है कि नहीं आया है। तो फिर वो मेरे सामने, मैंने कहा भाई 2-4 काले झंडे वाले लाइए, तभी तो कल अखबार में आएगा कि मोदी जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया। मैंने कहा एक लाइन नहीं छपेगी, 2-4 काले झंडे वाले रखो भाई। कोई काले झंडे वाला आया है क्या? कोई काले झंडा वाला आया है क्या? आई लव काला झंडा। कोई काला झंडा वाला लेके आओ, जल्दी से लेके आओ। और सच्चाई क्या है रूह बिका जी? आपने तो पूछा नहीं कि काले झंडे को देखकर मोदी जी क्या करते हैं। कहीं अरेस्ट करवा देते हैं, कहीं हिरासत में लिवा देते हैं। और एक ये भाई साहब हैं, इनको तो सिर्फ काला झंडा दिखाने का ऐलान करने पे अरेस्ट कर लिया था। असम में मोदी जी के काफिले को काला झंडा दिखाने पे 9 लोगों को अंदर कर दिया गया था। और राजस्थान की रैली में तो महिलाओं के दुपट्टे, काले दुपट्टे और दूसरे कपड़े भी चेक किए गए थे कि कहीं वो काले रंग के तो नहीं हैं, कहीं उनको निकालकर मोदी जी को तो नहीं दिखा देगी कोई महिला। और तमिलनाडु में तो एक पत्रकार की काली जुराबें तक उतरवा ली गई थी मोदी जी की रैली में कि कहीं वो अपनी काली जुराब निकाल के कहीं मोदी जी को दिखा ना दे, इसलिए जुराब उतरवा ली गई थी काली तमिलनाडु में। मोदी जी के काले झंडे से प्रेम की एक और सच्चाई, झुंझुनू में, राजस्थान के झुंझुनू में 2018 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के 8 एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट कर लिया गया था काला झंडा दिखाने पर, और उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ गई थी। रूह बिका जी
काला झंडा दिखाने की वजह से। तो मैं भी काला झंडा नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा रूहू बीका के इंटरव्यू का कुछ भी पार्ट 9। मेरा पहले से मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। मैं वोट बैंक के लिए काम नहीं करता हूँ। बस अब और नहीं, अब और कुछ भी नहीं। मोदी जी वोट बैंक के लिए काम नहीं करते, मोदी जी वोट बैंक के लिए काम नहीं करते। अब मैं अब और कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, मैं वीडियो बंद कर रहा हूं। ओके, टाटा, बाय बाय, अडानी अंबानी।